हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे कि कोयले से बिजली कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से है कूलिंग टावर हो गया, अल्टरनेटर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, कोल फर्नेस क्या होता है, या प्रेसिपिटेटर क्या होता है। ये सब हम इसमें पूरे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो हम बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट जो होता है, जैसा कि हम यहाँ पे बताया आपको पहले ही कि कोयला यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। तो यहाँ पे जो फ्यूल होता है, कोल इज़ अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो कोल का क्या होता है कि कोल का फैक्टर जो होता है वो हम एक पावर प्लांट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप कोई भी पावर प्लांट ले लो, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो 50% एरिया होता है वो कोल द्वारा ही कवर अप हो जाता है। क्योंकि आप कोई भी पावर प्लांट बना रहे हो, आपको ट्रेन से अगर कोयला लाना है, ठीक, तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जहां से आप कोयल को कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट या कोल प्लांट के कोई भी स्टोर रूम में रख सकते हो। तो आपको फर्स्ट वो थिंग रहता है जो कि एरिया काफ़ी बढ़ा देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जहाँ पे रेलवे द्वारा कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पे एक लिफ्टिंग मशीन लगी रहती है। वहाँ पे क्या होता है कि रेलवे की जो कपलिंग होती है, जिसके थ्रू एक दूसरे से बोगी कनेक्ट होते हैं, वो कपलिंग को छुड़ा के उसके बाद वहाँ पे एक लिफ्टिंग मशीन रहती है, वो घुमा के वैसा डंप कर लेते हैं। डंप करने के बाद सेकंड थिंग जो होता है वो उसके नीचे एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है। जैसा कि आप जानते हो कि कन्वेयर बेल्ट वो होता है, वो क्या करता है कि आपका जो नीचे कोयला है उसको एक बेल्ट के थ्रू वहां से निकाल के जो बाउल मिल होता है कोयले का वहां तक पहुंचाता है। अब बाउल मिल क्या होता है? बाउल मिल होता है जैसे कि आप समझ सकते हो कि नहीं, जैसा आप किसी चीज को आपको क्रस्ट करना है तो बाउल मिल में कुछ कुछ नहीं होता है, वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कोयले को। जैसा कि आप समझ सकते हो कि कोयले का साइज काफी बड़ा होता है। तो अगर आप डायरेक्टली उसको फर्नेस में डालते हो तो वो सफिशियंट, जो जब जलेगा तो वो पूरा सफिशियंट हीट नहीं देगा। जो सफिशियंट हीट है उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट, जो बीच का एरिया रहता है वो पूरा प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोग उसको पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर में कन्वर्ट करने से सबसे फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा प्रॉपर्ली बर्न आउट हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा हीट अपने को मिलेगी मैक्सिमम। उसके बाद आता है बॉयलर का। बॉयलर में क्या होता है कि हम वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब का मतलब होता है कि जैसे आप बॉयलर लिए हो वाटर ट्यूब, तो जो आपका वाटर होता है वो ट्यूब के फॉर्म में रहता है। ट्यूब के फॉर्म में मतलब ट्यूब के अंदर उसको फिल कर लिया जाता है, उसके बाद उसको हीट दिया जाता है। तो क्या होता है कि नहीं, अगर ट्यूब में किसी चीज़ को आप भर के उसके बाद नीचे से काफ़ी हाई हीट दे रहे हो तो वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अपने को स्टीम की ज़रूरत जल्दी जल्दी ही रहती है, क्योंकि टरबाइन को चलाना है। तो हम लोग ट्यूब के फॉर्म में कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब स्टीम कन्वर्ट हो जाता है तो उसको टरबाइन के ऊपर इम्पिच किया जाता है, गिराया जाता है, तो उससे टरबाइन रोटेट होता है। तो पहले हम समझते हैं कि हमने बर्न कर दिया, स्टीम भी बना लिया। उसके बाद जो फ्लू गैसेस हैं उनको निकलने के लिए आप एटमॉस्फेयर में ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो वहाँ पे एक प्रेसिपिटेटर लगा रहता है। प्रेसिपिटेटर का काम होता है कि जो फ्लू गैसेस में जैसे जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको वो कलेक्ट करता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि फिल्टर कर लेता है। उसके बाद फिल्टर करने के बाद उसको एटमॉस्फेयर में निकाल देता है चिमनी के थ्रू। अब सेकंड थिंग आता है कि स्टीम। स्टीम में क्या होता है कि जैसे आपने स्टीम में स्टीम का जब आप स्टीम बनाएंगे तो जब स्टीम को आप टरबाइन ब्लेड के ऊपर गिराने जाएंगे तो स्टीम का प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये जो स्टीम टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो ऐसा साइज से देख सकते हैं आप कि ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा ऐसा बनाया जाता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप स्टीम को इससे पास करेंगे तो जो हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर जब रहेगा तो ये जो छोटा वाला ये ब्लेड है वो घूमेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट वाला आएगा, उसके बाद लास्ट वाला आएगा। क्योंकि देखो, जो छोटा वाला उसको हमको ज़्यादा पावर लगेगा, स्टीम का प्रेशर ज़्यादा लगेगा उसको घुमाने के लिए। उसके बाद मीडियम आएगा तो उसमें थोड़ा कम लगेगा, तो स्टीम का प्रेशर भी कम हो चुका रहता है तो वहाँ से उसको घुमा लेता है। उसके बाद फिर स्टीम का प्रेशर और कम होगा तो और बड़ा साइज बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि कम प्रेशर में ही उसको आराम से घुमाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग साइज को वेरिएंट करते हैं। तो ये हो गया। अब क्या हो गया सेकंड थिंग कि आपका ये जो है
हाँ, ब्लेड तो आपका टरबाइन तो घूम रहा है। अब ये टरबाइन का जो एक शाफ्ट होता है वो कनेक्ट कर देते हैं अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर से कनेक्ट करने से क्या होता है कि अल्टरनेटर भी साथ में घूमने लगता है। तो जब अल्टरनेटर घूमता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो अल्टरनेटर के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है। जो मोस्टली देखो अल्टरनेटर के अंदर कुछ नहीं होता है। मोस्टली एस और एन पोल रहते हैं, दो पोल रहते हैं। अब देखो, अब दो पोल के बीच में आप दो पोल रख दिए एन और एस, उसके बीच में अगर आप किसी कंडक्टर, किसी कॉपर के कंडक्टर को, वायर को आप अगर उसके अंदर मूव करते हो, घुमाते हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये देखिए, पहला तो तुम्हारा एस और एन दो पोल हो गया, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, कह सकते हो लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। जब वो रेखाओं को ये जो कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर वायर कट करेगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। हमको क्या करना है, हमको बस इसको कॉपर के वायर को अंदर घुमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक शाफ्ट जो होता है वो टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब टरबाइन से कनेक्ट कर दिए तो डायरेक्टली ये घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। अब जितना तेज टरबाइन घूमेगा तितना तेज ये भी घूमेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, और उतना से तेज अपने को इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा मिल जाएगी, पैदा कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप अप करके, उसको हाई वोल्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद मेन लाइंस में भेज देते हैं। ये हो गया। अब स्टीम टरबाइन पे आते हैं। स्टीम टरबाइन पे हमने स्टीम को घुमा दिया और इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी कर ली। अब सेकंड थिंग आता है कि जो स्टीम बचा है, रिमेनिंग स्टीम है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना स्टीम टरबाइन से, तो बाहर ही निकलेंगे। उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने से फायदा, जब हम कंडेंस करते हैं उसको, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा, कंडेंस करने के बाद वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसका यूज यूटिलाइज कर लेंगे, तो वो कंडेंसर के थ्रू नीचे आता है। अब एक कंडेंसर के, अब एक अलग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो स्टीम रहता है उसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कूलिंग टावर। अब देखो कूलिंग टावर में क्या होता है कि हम ये जो हॉट एयर जो निकली है, हॉट स्टीम, उसको हम लोग कूलिंग टावर में लेके जाते हैं। और कूलिंग टावर में क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, नॉर्मली कूलिंग टावर एक खोखला एरिया रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जो गैसेस है, स्टीम बोल सकते हैं, उसको स्प्रे करते हैं उसके अंदर। स्प्रे करने के बाद देखोगे ये तो कूलिंग के जो टावर का जो नीचे का एरिया रहता है ओपन रहता है, उसमें क्या होता है नेचुरल जो हवाएं चलती हैं, तो उसके अंदर ठंडी हवाएं घुसती हैं, और इधर हॉट एयर है स्टीम का। तो जब ये सब मिक्स होते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाटर हमसे यहाँ से मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि स्टीम का पूरा पोर्शन कन्वर्ट नहीं होता है, तो कुछ फॉर्म ऐसा रहता है कि जो बचा रहता है। तो वो क्या होता है कि जो कूलिंग टावर के थ्रू देखेंगे आप, तो वाइट वाइट स्मोक की तरह निकलता है, वो वही रहता है। वैसे भी वो एटमॉस्फेयर को कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है। उसके बाद सेकंड थिंग आता है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, देखो आप कहीं भी पावर प्लांट लगा रहे हो, आप थर्मल पावर प्लांट, तो वहाँ पे एक रिजर्वायर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप पानी की सप्लाई रिजर्वायर से ही देना पड़ेगा। क्योंकि जो पूरा ओवरऑल वर्किंग हो रहा है, देख देख सकते हो कि वो पूरा वाटर सप्लाई के ऊपर ही है। तो हम एक रिजर्वायर रखते हैं। और ये जो आप रिवर है, आसपास जो रिवर रहती है, वहाँ से हम लोग वाटर को फिल करते हैं। जब लेवल कम होता है रिजर्वायर में, तो वहाँ से फुल फिल कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग कूलिंग टावर में भेजते हैं। कूलिंग टावर में भेजने से क्या होता है कि जो ठंडा रहता है थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होता है, जो स्टीम रहती है, स्टीम होती है, वो कन्वर्ट होती है। जब ठंडा पानी रहेगा तो वहाँ का एरिया आसपास का ठंडा रहेगा, तो वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम को जल्दी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस ये भी कम हो जाता है। उसके बाद उसी से उसी कूल्ड वाटर को लेके जाया जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्यों लेके जाया जाता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कंडेंसर में उसको लेके जाएंगे, तो एक तो आपका कंडेंसर में हॉट स्टीम है वो नीचे आ रही है, और इधर से आप कोल्ड वाटर लेके जा रहे हैं, दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, पास करेंगे, तो क्या होगा कि नहीं, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो हीट ट्रांसफ़र करेगा तो वो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है पानी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नहीं, 25% या 20% भी गर्म हो गया पानी, तो जब आप बॉयलर में लेके जाओगे तो आपको वो 75% ही गर्म करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो होता है परफॉर्मेंस होता है जो अपने पावर प्लांट का, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ये प्रोसेस से मतलब गुजारा जाता है। ये हो गया, कवर अप हो गया। अब क्या हो गया,
कि अब ये रिजर्वायर में मेन क्या होता है कि इसको डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। डिस्टिल वाटर क्यों? क्योंकि आप प्योर नहीं अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो स्टीम बनाएंगे उसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को प्योर फॉर्म में कर लेते हैं, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में मतलब थोड़ा सा भी मतलब हीट दे के उसको